अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली उसमें टेस्ट 4 को कवर करना है इंशाल्लाह। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए थे, जैसे कि मैं एमसीक्यूज़ एक्सप्लेनेशन से पहले कुछ टॉपिक्स पे जो है वो लेक्चर अपलोड करता हूँ। उनमें मेनली मैं वही टॉपिक्स को कवर करता हूँ जिनमें मुझे लगता है कि ज़रूरत है स्टूडेंट्स उनमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो मैंने एक लेक्चर जो है वो लीसेट के प्रिंसिपल पे अपलोड किया है, ठीक है? और एक मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं उन पर अपलोड किया है। तो आप में से जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखे, सबसे पहले तो इस लेक्चर से पहले वो लोग उन लेक्चर्स को देख लें, ठीक है? वो 10 मिनट से भी कम के लेक्चर है, तो इंशाल्लाह इतना मसला नहीं होगा आपको। जब वो लेक्चर्स देखेंगे तो उससे रिलेटेड आपको जो भी एमसीक्यू आएगा उसमें आपको कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी, ठीक है? तो आप काइंडली सबसे पहले वो 2 लेक्चर्स देखें और फिर आप इस लेक्चर पर आ जाएँ। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें बेसिकली हम केमिस्ट्री स्पेशल टेस्ट 4 को कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है स्टूडेंट्स? हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपके पास एमसीक्यू है कि इनमें से स्टेट फंक्शन कौन सा नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो इसमें आप देखें, जो टेम्परेचर, प्रेशर और एंथैल्पीज हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं वो डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे, ठीक है? जबकि जो आपका डी ऑप्शन है वो पाथ फंक्शन है, ठीक है? वो स्टेट फंक्शन नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो वर्क डन होगा, ठीक है? यानी कि वर्क डन स्टेट फंक्शन नहीं है और ये इसका आंसर होगा, ठीक है? क्योंकि जो वर्क डन है वो आपका डिपेंड करता है पाथ में। मिसाल के तौर पर अगर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है और आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो आपके पास 3 पाथ्स हैं, ठीक है? एक ये पाथ है आपके पास, पाथ 1, फिर आपके पास एक ये पाथ भी है, ठीक है? फिर आपके पास एक ये पाथ भी है। तो अब आप अगर देखें, इसमें आप डिफरेंट पाथ्स को फॉलो करें तो वर्क डन जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है? तो इसलिए ये आपका जो है वो पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं, इसमें आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? तो इसमें जो ए है वो तो करेक्ट है कि एंडोथर्मिक नीड्स एनर्जी, ठीक है? ये तो करेक्ट है, सही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं वो क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो उनको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करें तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट्स इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके लिए हम इसकी रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है? इस चीज को समझने के लिए स्टूडेंट्स, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हमेशा याद रखें कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हायर एनर्जी स्टेट पे होते हैं। यही वजह है कि हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, ताकि रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो। इसके बरक्स अगर हम एक्सोथर्मिक को देखें तो उसमें प्रोडक्ट्स लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं। यही वजह है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो नॉर्मली स्पॉन्टेनियसली हो जाते हैं, ठीक है? तो इसकी हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम अगर बनाएं तो आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, वो आपके हायर एनर्जी स्टेट में होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? तो आपकी कुछ रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम जो है वो इस तरह से बनेगी, जिसमें आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पर इस साइड प्रोडक्ट्स हैं आपकी, ठीक है, वो हायर एनर्जी स्टेट में, यहाँ पर एनर्जी हाई है, ठीक है? जो रिएक्टेंट्स है वो लोअर एनर्जी स्टेट में, ठीक है? तो इसमें वो कह रहे हैं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट्स, ठीक है? तो यहाँ से भी शो हो रहा है कि जो प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ठीक है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट देखें तो डेल्टा एच इज नेगेटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आपकी जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है, तो हीट एब्जॉर्ब को जो है वो प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, माइनस से नहीं रिप्रेजेंट किया जाता। तो आपका जो आंसर है वो ये स्टेटमेंट होगी कि ये इनकरेक्ट है, ठीक है? और इसी तरह से अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रिवर्स रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आपकी जो है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आपने जाना है तो वो ज्यादा है। यही वजह है कि आपको एनर्जी देनी पड़ती है इनिशियल रिएक्शन के लिए, ठीक है ना? तो इसके लिए इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो सी है, तो आपका जो आंसर है वो सी होगा, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एडियाबैटिक सिस्टम के लिए पूछ ले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टूडेंट्स, तो आपने सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिखना है। एडियाबैटिक का मतलब है ये क्यू आपका जीरो है, जब इस क्यू को खत्म करेंगे, जीरो पुट करेंगे, तो आपका आंसर जो है वो ये वाला आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, डेल्टा एच उसने पूछा हुआ इस रिएक्शन के लिए, तो आपके पास जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होती है, उसके लिए जो आपका आंसर आता है वो 57 किलो जूल्स आता है, ठीक है? लेकिन इस केस में हमारे पास ये तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन ये वीक एसिड है, तो इस वजह से आपकी जो हीट रिलीज होगी वो 57 से कम होगी, ठीक है? तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है तो हम सबसे पहले इसकी रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि एमसीक्यू में कि आपका जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उसमें प्रोडक्ट्स लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं। आप कोई भी मॉलिक्यूल है ना, वो क्या कोशिश करता है कि लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ जाए, तो यही वजह है आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन जनरली स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं, खुद ब खुद हो जाते हैं और उनमें एनर्जी रिलीज होती है। तो हम इसकी अगर रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाए तो उसमें प्रोडक्ट्स जो होंगे वो लोअर एनर्जी स्टेट में होंगे, अनलाइक एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है? तो ये हमारी रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम आ गई। इसमें अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वो आपके पास
जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। ठीक है, आप देखें स्टूडेंट, इसमें जो प्रोडक्ट्स है ना वो लोअर एनर्जी स्टेट में। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर प्रोडक्ट्स लोअर एनर्जी स्टेट में, एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली क्या है कि इस बैरियर तक क्लाइम करने के लिए इस मॉलिक्यूल्स को जो एनर्जी चाहिए, तो अगर प्रोडक्ट्स इस साइड पे, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स है, इनको इस बैरियर तक जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये काफी ज्यादा है ये जो गैप है। ठीक है, लेकिन अगर रिएक्टेंट्स की बात करूं तो ये गैप काफी कम है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो प्रोडक्ट्स की है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स, तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है और यही इसका आंसर है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बाकी स्टेटमेंट्स को देखें, एनालाइज करें, तो प्रोडक्ट्स एट हायर एनर्जी स्टेट, ये भी गलत है क्योंकि प्रोडक्ट्स तो लोअर एनर्जी स्टेट पे है। डेल्टा एच पॉजिटिव नहीं होता है, एक्सो के लिए नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट गलत होगी। और दे नीड एनर्जी फॉर इनिशिएशन, तो जनरली जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उनको एनर्जी नहीं चाहिए होती है। ठीक है, वो एनर्जी रिलीज करते हैं, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगी और ए स्टेटमेंट जो है वो हमारी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि केसी की वैल्यू जब लार्ज होती है तो उसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स। देखिए, केसी की वैल्यू बेसिकली है क्या, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस की रेशियो है। ठीक है, अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसका ये मतलब है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा है, मतलब आपका रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक है, और कौन सा रिएक्शन जनरली हम, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो है वो हम इस साइड पे ले रहे होते हैं, ठीक है, राइट साइड पे ले रहे होते हैं। ठीक है, तो आपका जो है फॉरवर्ड जो रिएक्शन है वो इसका मतलब है आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको पीओएच पूछा हुआ है, सिंपली इसको आप रिएक्शन लिखें और स्टोइकियोमेट्री से आपको पता चलता है कि 1 मोल HCl 1 मोल ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, तो आपके पास 0.01 मोलर HCl है, तो 0.01 मोलर हाइड्रोजन आयंस को ही प्रोड्यूस करेगा, ये आपको स्टोइकियोमेट्री ने बताया। ठीक है, अच्छा, अब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन पता हो तो आप पीएच निकाल सकते हैं। आपने सिंपली नेगेटिव लॉग लिया इसका, तो आंसर 2 आ गया। अब हमें तो पीओएच चाहिए, तो आपको पता है कि पीएच प्लस पीओएच जो है वो 14 होती है इनका सम, तो आप सिंपली 14 से इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो 12 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें उसने केएसपी के यूनिट्स का पूछा हुआ है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स को लिखने का स्टूडेंट सिंपल ये तरीका है कि जैसे केसी आप लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसमें आप सिंपल प्रोडक्ट्स को लिखते हैं, तो इसमें भी आपने सिंपली प्रोडक्ट्स को ही लिखना है, या जो राइट साइड पे आपको नजर आ रहे हैं आयंस, ठीक है, डिसोसिएशन रिएक्शन जो है उनको लिखना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो सोडियम आयंस है और इस तरह सल्फेट आयंस है। ठीक है, यहाँ पे एस की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आप इसको सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर इसका के एस पी लिखूं तो के एस पी जो है आपका वो इक्वल होगा इस केस में Na पॉजिटिव। ठीक है, अब उसके जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो ये 2 पावर में आ जाएगा और साथ यहाँ पे आपका सिंपल सल्फेट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनकी आपने सिंपल यूनिट्स पुट कर देने। ठीक है, इसके मोल पर डीएम क्यूब इस तरह, इसके मोल पर डीएम क्यूब, और उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो रिएक्शन बी है उसका आंसर ये आता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक और रिएक्शन की बने, उसके लिए आपने एक्स निकालना है, तो एक्स बेसिकली स्टूडेंट्स इक्वल होता है डेल्टा एन। अब डेल्टा एन जो है वो बेसिकली क्या है, सिंपली प्रोडक्ट्स के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। तो अगर आप प्रोडक्ट्स के यहाँ पर मोल्स देखें तो आपके पास 2 है, रिएक्टेंट्स के देखें तो 3 + 4 आपके पास 7 हो गए, तो आप प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -5, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें बेसिक बफर, अच्छा स्टूडेंट्स बेसिक बफर कैसे बनता है, वीक बेस को मिक्स करने से विद एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो वीक बेसिस में से आइडेंटिफाई करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों तो स्ट्रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ से ही निगलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ से ही हमारे पास निगलेक्ट हो जाते हैं, जो लास्ट 2 ऑप्शन है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास वीक बेस है, लेकिन यहाँ पर जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो वीक एसिड है, ठीक है, एसीटेट वाला, ठीक है, एसिटिक एसिड से निकला है ना एसीटेट, जबकि यहाँ पर जो क्लोराइड है वो हमारे पास HCl से निकला है, तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास, इसलिए ये जो है वो बेसिक बफर बनाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपके पास कौन सा हमेशा पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स, तो कंबस्शन में, फॉर्मेशन में, ठीक है, और सोल्यूशन में। कंबस्शन में तो एनर्जी रिलीज होती है हमेशा, ठीक है, तो ये नेगेटिव ही होता है। फॉर्मेशन में आपका जो है ये भी जनरली जो है वो नेगेटिव ही होती है, एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन जो सोल्यूशन है वो दोनों तरह की हो सकती है। तो इसमें से जो बी ऑप्शन है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, आप इसका रिएक्शन भी देख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम बनेगा तो आपको एनर्जी रिक्वायर होगी, प्लस में है। ठीक है, नेक्स्ट है हेसिस लॉ। तो हेसिस लॉ के बारे में क्या है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ ओवरऑल प्रोसेस जो है, हेसिस लॉ ये कहता है कि आपको वो पाथ पे जो है वो डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि स्टेट्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये होगा बी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें कि जब भी किसी एलिमेंट की बात हो रही हो तो स्टैंडर्ड स्टेट में उसकी जो एंथैल्पी है वो 0 होती है। ठीक है, तो इस चीज
में 0 आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि एक प्रोसेस है जिसमें गैस जो है वो इनक्लोज है एक वेसल में, फिक्स वॉल्यूम है उसका। तो जब आप हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें आप सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखेंगे, ठीक है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू जो है वो आपके पास बराबर होता है पी डेल्टा वी, ठीक है। यहाँ पर फिक्स वॉल्यूम है तो आपके पास डेल्टा वी जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा। ये टर्म जब 0 हो जाएगी तो आपके पास Q इज इक्वल टू डेल्टा ई बचेगा। तो जब आप Q इंक्रीज करेंगे तो आपका डेल्टा ई जो होगा इंटरनल एनर्जी वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आपका इसका ए ऑप्शन होगा कि इंक्रीजेस बाय अमाउंट ऑफ हीट एडिड। नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर स्पेसिफिक हीट हमें नोन है तो हम हीट एब्जॉर्ब या रिलीज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सिंपली ये फार्मूला होता है आपके पास mc डेल्टा टी। जब आप टेम्परेचर चेंज को मेजर कर लेते हैं, मैथ्स आपको पता होता है और सी आपको जो है वो मिल जाता है लिटरेचर से, ठीक है। तो इसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर में सैंपल को किस तरह से रखा जाता है स्टूडेंट्स। बेसिकली जो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है उसमें स्टूडेंट्स बेसिकली जो है एंथैल्पी ऑफ कंबशन मेजर की जाती है। तो जो भी आपका सैंपल होता है, ठीक है, जिसकी आपने कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है कि कितनी एनर्जी वो रिलीज होती है, तो उसको सिंपली आप बर्न करते हैं ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में, ठीक है। बाकी डिसॉल्व वगैरह नहीं करते, इसी तरह ओपन भी नहीं हीट करते और ये भी नहीं है, ठीक है, कूल भी नहीं करते। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आपका हेसिस लॉ से क्वेश्चन है, आपको दो स्टेप जो दो रिएक्शंस दिए हैं स्टेप रिएक्शंस, ठीक है, और आपको ओवरऑल रिएक्शन के बारे में पूछा है। तो हेसिस लॉ ये कहता है आपको कि आपकी जो ओवरऑल रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो जो आपके स्टेप रिएक्शंस है उनकी एंथैल्पीज के सम के बराबर होगी, ठीक है। आपने सिंपली इन दोनों को ऐड अप कर दिया तो आपके पास 250 जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि अगर आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, ठीक है, तो उससे आपका एंथैल्पी चेंज के मैग्नीट्यूड पे क्या इफेक्ट होगा। तो स्टूडेंट मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होता बल्कि सिर्फ साइन चेंज होता है, तो मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। नेक्स्ट आता है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेसिस लॉ को सपोर्ट करता है। स्टूडेंट्स हेसिस लॉ को भी हमने देखा था कि आपके जो स्टेप रिएक्शंस हैं उनकी एंथैल्पी का जो सम होता है वो ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी के इक्वल होता है। यानी कि एनर्जी एक तरह का एनर्जी बैलेंस है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, ठीक है। तो वो हमारा फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि आप जब हेसिस लॉ को यूज करते हैं एंथैल्पी चेंज के लिए तो आपको बेसिकली क्या चाहिए होता है, एंथैल्पी चेंज चाहिए होता है, ठीक है, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट को आपने आइडेंटिफाई करना है केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। स्टूडेंट्स इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ये भी जरूरी नहीं है हमेशा, ठीक है। उसके बाद इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, ये भी रॉन्ग है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता। इट चेंजेस विद टेंपरेचर। स्टूडेंट ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। और ये भी गलत है कि फॉरवर्ड और रिवर्स सेक्शन के लिए सेम नहीं होता, ठीक है, ये डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक आपको रिएक्शन दिया हुआ है उसमें केसी की वैल्यू दी हुई है और कंसंट्रेशंस आपको दी हुई है। आपने इसमें अमोनिया यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को फाइंड करनी है। तो आपने सिंपली केसी एक्सप्रेशन इसमें लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्टेंट्स रेशियो और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जो थे उनको आपने पावर में लिख दिया। अब आपको यहाँ पर सिर्फ अमोनिया की कंसंट्रेशन अननोन है, आपने बाकी सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी और जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास इसका आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं केसी के यूनिट्स के बारे में उसने पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसमें सिंपली उसने ये पूछा है कि मोल्स पर लीटर किसके यूनिट्स आते हैं। तो हम जब बारी बारी सबके यूनिट्स को एग्जामिन करेंगे तो देखें इस केस में आपके पास मोल्स पर लीटर नहीं आते, सिमिलरली इस केस में तो 1 आ जाते हैं बी ऑप्शन के लिए। सी के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके पास PCl3 जो है वो प्रोडक्ट है, Cl2 प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट आपका PCl5 है। इसको जब आप यूनिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर मोल्स पर लीटर आएगा। इस तरह डी के लिए भी आपका मोल्स पर लीटर इनवर्स में आता है, तो आपका जो आंसर है वो सी होगा, यानी ये जो रिएक्शन है वो आपको मोल्स पर लीटर यूनिट्स दे रहा है, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ। अब स्टूडेंट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन तभी प्रोसीड करेगा कि जब आपका जो केसी की वैल्यू है वो ज्यादा है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स रेशियो से। इसका ये मतलब है कि अभी तक जो आपका रिएक्शन है उसने इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं किया, ठीक है। तो अगर केसी ज्यादा होगा इसका मतलब अभी रिएक्शन मजीद प्रोसीड करेगा, ठीक है, टू अटेन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन का। तो अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो स्टूडेंट जब भी केसी की वैल्यू ज्यादा है इसका ये मतलब है कि आपका वो जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपकी जो है बन जाएगी, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, SO3 आपकी बन जाएगी लार्ज अमाउंट में। नेक्स्ट हम आते हैं, एक और ये आपको बताया हुआ है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ओजोन से ऑक्सीजन का, उसमें केसी की वैल्यू बताई है।
तो स्टूडेंट्स जब भी किसी की वैल्यू देखें, यहाँ पर किसी की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज है, 10⁻55, इट्स अ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू, ठीक है। तो आपने सिंपली आप इसको देख के ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये रिएक्शन इजीली प्रोसीड हो जाएगा और आपकी जो ओजोन है वो डिकम्पोज हो जाएगी ऑक्सीजन में, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि ओजोन जो है वो डिकम्पोज हो जाएगी रैपिडली ऑक्सीजन में। ना तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है, इससे हम ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और रिएक्शन प्रोसीड तो करेगा क्योंकि केसी की वैल्यू इतनी लार्ज है, ठीक है। और ओजोन स्टेबल, ये भी गलत है क्योंकि ओजोन तो अनस्टेबल है, वो ऑक्सीजन बना देगी, ठीक है। तो सिंपली हमने ये रिएक्शन लिखा, और जब केसी की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब ओजोन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी ऑक्सीजन में लार्ज अमाउंट। नेक्स्ट हम आते हैं, एक आपको रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्मेशन का, और अब ये स्टूडेंट्स ली शार्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप काइंडली उस लेक्चर को पहले देख लें। अच्छा, इसमें वो पूछ रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, और टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपका रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है तो इसका ये मतलब है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर आप उसका टेम्परेचर मजीद बढ़ाना शुरू कर देंगे तो वो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड प्रोसीड करेगा टू अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आपने उसके ऑपोजिट करना है, यानी कि उसको टेम्परेचर कम प्रोवाइड करना है ताकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो। बहरहाल इसमें उसने बोला टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपका जो रिएक्शन है वो लेफ्ट को प्रोसीड करेगा, ठीक है, यानी कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बना देंगे। तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगेन आपके पास कंसंट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जिसको हम अडॉप्ट करें तो आपका रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में है वो। तो मैंने आपको बताया था कि आपका रिएक्शन टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन प्रोसीड करेगा। तो एडिशन ऑफ CO3 करेंगे तो स्टूडेंट्स जब इसको ऐड करेंगे तो ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, इधर लो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी इस साइड पे और इस साइड पे लो हो जाएगी। जब आप CO3 ऐड करेंगे तो आपका इससे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम ऐड करते हैं तो इस साइड कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो आपका रिएक्शन बैकवर्ड प्रोसीड करेगा। तो इस केस में आपका जो आंसर है वो बी होगा, ठीक है। इस तरह रिमूवल ऑफ CO2 करें, अगर इसको रिमूव करें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो रिएक्शन जो है वो अगेन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा। तो ये भी ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक और रिएक्शन गिवन है और वो प्रेशर की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट जब भी प्रेशर या वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपने सिंपली जो है वो मोल्स को देखना है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स को। तो इसमें हमारे पास 2 मोल्स रिएक्टेंट्स के 2 प्रोडक्ट्स के हैं। तो जब 2 रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स बराबर आ जाते हैं तो उसमें प्रेशर या वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसमें आपका आंसर ये होगा कि इक्विलिब्रियम विल रिमेन अनचेंज। अगेन एक रिएक्शन दिया हुआ है और वॉल्यूम का इफेक्ट पूछा है। हम इसमें जो है अगेन मोल्स लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें रिएक्टेंट का 1 मोल है, प्रोडक्ट्स के 2 मोल्स हैं, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट्स के मोल्स स्टूडेंट ज्यादा हो गए। तो मैंने आपको बताया था कि जब मोल्स ज्यादा होते हैं तो वॉल्यूम भी ज्यादा होता है, ठीक है, एवोगाड्रोस लॉ के मुताबिक, क्योंकि एवोगाड्रो लॉ कहता है वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो जब आपके मोल्स ज्यादा हो गए तो आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा टू प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हम क्या करें, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं। तो आपका मैंने अभी बताया कि फॉरवर्ड में जाने के लिए वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ता है। तो अगर वो वॉल्यूम बढ़ा रहा है तो रिएक्शन आपका जो है वो राइट की तरफ प्रोसीड करेगा, यानी कि आपका जो है मजीद ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। PCl3 और Cl2 ये आपके बनेंगे, ठीक है। तो इसका ए आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, एक और रिएक्शन दिया हुआ है, वो कह रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज करें। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आप यानी कि आपकी एनर्जी सप्लाई हो रही है, यानी हीट आप उसको दे रहे हैं, सॉरी आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, यानी कि सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, आप उसके ऑपोजिट रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपका क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास ये होगा कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और आपका जो है ये प्रोडक्ट बनेगी। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन, तो वो कह रहा है इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज एडेड। तो स्टूडेंट क्योंकि वो कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐड कर रहा है तो आपका जो इक्विलिब्रियम जो है इस केस में अनचेंज रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन होगा उससे CaO ज्यादा बनेगा, यानी ये प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, यानी कि रिएक्शन आपका जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करे, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखें सबसे पहला वो कह रहा है कूलिंग द रिएक्शन वेसल। तो अब एंडोथर्मिक में ऑलरेडी आपका जो है सिस्टम कूल हो रहा है, यानी कि एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, तो वो ऑलरेडी सिस्टम आपका कूल हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और आप मजीद उसको कूल करेंगे तो वो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड प्रोसीड करेगा, यानी कि आपका रिएक्टेंट ही रहेगा, CaCO3 ही रहेगा।
ज्यादा, तो इससे तो ये ऑप्शन तो यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि इससे तो बैकवर्ड प्रोसीड करेगा आपका रिएक्शन, ठीक है। हमने वो देखना है कि जिससे आपका रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, यानी CaO बने, कैल्शियम ऑक्साइड बने। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड आप ऐड करते हैं स्टूडेंट्स इसमें, ठीक है, तो इस साइड कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और इस साइड लो हो जाएगी, तो आपका रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड प्रोसीड करेगा अगेन, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। इंक्रीजिंग प्रेशर, अब स्टूडेंट्स प्रेशर की जब भी बात आए तो हमने इसके मोल्स नोट डाउन कर लेने, इसमें 1 इसके और 2 आपके पास प्रोडक्ट्स के। अब प्रोडक्ट्स के मोल्स ज्यादा हो गए, तो प्रोडक्ट्स के मोल जब भी बढ़ते हैं तो फॉरवर्ड में जाने के लिए आपको वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ता है। वो वॉल्यूम को बढ़ाना है, इसका मतलब है प्रेशर को कम करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो उसने बोला इंक्रीजिंग प्रेशर, इसका मतलब प्रेशर को कम करने से अगर फॉरवर्ड जाएगा तो प्रेशर को बढ़ाने से तो वो बैकवर्ड चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर को बढ़ाने का मतलब है आप वॉल्यूम को कम कर रहे हैं। अब वॉल्यूम यहाँ पे तो हमें वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए ना फॉरवर्ड में जाने के लिए, लेकिन हम तो वॉल्यूम को कम कर रहे हैं प्रेशर बढ़ा के। तो जब वॉल्यूम को कम कर रहे हैं तो आपका जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड ही प्रोसीड करेगा इस ऑप्शन से भी, ठीक है। तो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। आगे आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, तो वो कह रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे रिएक्शन जाएगा। अगेन आपने वही चीज देखनी है। अब देखें इसमें पहले वॉल्यूम है, तो स्टूडेंट्स इस केस में आपके रिएक्टेंट्स के मोल्स 4 हैं और प्रोडक्ट्स के मोल्स 2 हैं, तो प्रोडक्ट्स के मोल्स जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो आपका जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बने, यानी रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए वॉल्यूम को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम को डिक्रीज नॉर्मली आप प्रेशर बढ़ा के करते हैं, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ा के जब आप आंसर जो है उसका सी होगा कि आप इंक्रीज प्रेशर करेंगे तो आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड में डायरेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, इस केस में अगर हम देखें तो टेम्परेचर की वो बात करें कि अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए, ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है वो स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक है और टेम्परेचर को आप कम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप इसके ऑपोजिट एक्ट करेंगे तो आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट होता है किसी के साथ, किसी की वैल्यू टेम्परेचर से बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, ठीक है, तो आपका इक्विलिब्रियम एक तो राइट पे शिफ्ट होगा और किसी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी, तो ए जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और रिएक्शन दिया हुआ है और वो कह रहा है वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया गया है। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स, अगेन वॉल्यूम की बात है तो हम मोल्स लिख लेते हैं। प्रोडक्ट्स का मोल्स आपके पास 1 है और इसके 3 हैं, तो 3 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि आपके प्रोडक्ट्स के मोल्स कम है, तो इसका ये मतलब है कि आप वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे क्योंकि मोल्स और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होते हैं। तो फॉरवर्ड में जाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने प्रोडक्ट्स के मोल्स देखे, तो प्रोडक्ट्स के मोल्स अगर कम हो रहे हैं तो फॉरवर्ड में जाने के लिए आपको वॉल्यूम को डिक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर वो वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है स्टूडेंट्स। तो वॉल्यूम को अगर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है तो आपका जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड प्रोसीड करेगा, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट और केसी की वैल्यू स्टूडेंट्स अनचेंज रहेगी क्योंकि वॉल्यूम जो है वो इसको अफेक्ट नहीं करता, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यील्ड ऑफ अमोनिया स्टूडेंट मैक्सिमम कैसे बनेगी। आप सिंपल इसका रिएक्शन लिखेंगे अमोनिया का। अब स्टूडेंट्स देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आपने अमोनिया के लिए आपको जो है वो वॉल्यूम डिक्रीज चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स के मोल जो है वो कम है, रिएक्टेंट के मोल जो है वो ज्यादा है, ठीक है, तो प्रोडक्ट के मोल्स कम है तो फॉरवर्ड यानी प्रोडक्ट ज्यादा लेने के लिए आपको जो है वो वॉल्यूम को डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए आपको हाई प्रेशर चाहिए होता है ना, ठीक है, तो इसमें हाई प्रेशर जो है उससे भी यील्ड ऑफ अमोनिया इंक्रीज होगी, ठीक है, और उसके अलावा जो है स्टूडेंट्स हाई टेम्परेचर जो है, अब ये है आपका जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर देंगे वो तो बैकवर्ड प्रोसीड कर जाएगा, ठीक है। इसी तरह अमोनिया अगर प्रोडक्ट साइड पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो अगेन बैकवर्ड प्रोसीड कर जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है वो ए ही होगा, यानी हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अमोनिया फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है स्टूडेंट्स, तो अगर आप उसके ऑपोजिट करेंगे यानी टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको जो है इंक्रीज यील्ड ऑफ अमोनिया मिलेगी, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स इसका जो थोड़ी सी मिस्टेक थी ऑप्शंस में, तो इसका सी भी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो आपका जो है रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही स्लो हो जाता है, ठीक है, तो लो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होगी। यही वजह है कि जब इंडस्ट्री में ये अमोनिया बनाई जाती है तो टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है ताकि आपका जो है बहुत स्लो रिएक्शन ना हो और आपको डिजायर्ड अमाउंट भी मिले, यील्ड भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना हो और आपका जो रिएक्शन है वो भी बहुत ज्यादा स्लो ना हो। नेक्स्ट ऑप्टिमल कंडीशंस पूछी है अमोनिया फॉर्मेशन की स्टूडेंट, तो इसमें सिंपली जो है वो आप सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, सिंपल आपकी बुक में मेंशन है। अच्छा नेक्स्ट है कि कॉमन आयन इफेक्ट की बात करें स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कॉमन आयन इफेक्ट बेसिकली क्या है कि आप एक कॉमन आयन इंट्रोड्यूस करते हो जिसकी वजह से आपकी सॉल्युबिलिटी होती है वो सुप्रेस हो जाती है यानी डिक्रीज हो जाती है और आपकी आयनाइजेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो इसमें आपके पास सोडियम एसिटेट है तो जब एसिटिक एसिड इसमें एसिटेट आयन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो इससे आपका कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका
CF2 तो आपने अगेन फ्लोराइड वाला कोई सॉल्ट ढूंढना है, ठीक है, तो वो ये वाला है डी, तो डी आंसर इसका होगा। सिंपली KCl है, वो कह रहा है GCl में ऐड करें। स्टूडेंट्स मैंने भी बताया था कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है, तो जब आप KCl ऐड करें तो सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, सही है, क्योंकि जब आप ऐड देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जब आप KCl ऐड करेंगे तो आपको क्लोराइड आयंस मिलेंगे, ये कॉमन आयंस है, और जिसकी वजह से इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो अफेक्ट होगी। नेक्स्ट है कि कॉमन आयन जो है कौन से, इसकी स्टेटमेंट ट्रू है। स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि आपकी जो आयनाइजेशन है वो डिक्रीज हो जाती है, तो इसलिए ये जो आंसर है बी, सॉरी ये तो इंक्रीज लिखा हुआ है, डी ऑप्शन है आपका, ठीक है, इसका जो आंसर है वो डी होगा, क्योंकि जब आप कॉमन आयन फैक्ट की बात करते हैं तो आयनाइजेशन जो है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी आयनाइजेशन जो है सुप्रेस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, इसमें आपका जो है वो कह रहा है कि लीस्ट चेंज इन पीएच किसका आएगा। स्टूडेंट्स जो बफर होते हैं वो पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो बफर है वीक एसिड होगा और सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसमें वो डी ऑप्शन है। एसिटिक एसिड वीक एसिड है और सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस यानी सोडियम वाला सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कि बफर सिस्टम की अगेन एग्जांपल पूछ रहा है, तो इसमें आपके पास सी ऑप्शन होगा, ये वीक एसिड है और इसका सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। इस तरह नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो अगर कंसंट्रेशन हम वीक एसिड और कॉन्जुगेट के इसकी डबल कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो बफर कैपेसिटी जो है वो भी डबल हो जाएगी, क्योंकि बफर कैपेसिटी को इंक्रीज हो जाएगी। मतलब बफर कैपेसिटी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि बफर की क्या एबिलिटी है पीएच चेंज को रेजिस्ट करने की, तो वो भी जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन से वो बढ़ जाएगी, तो सी इसका आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड डिस्टर्ब द बफर सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स जो है आप अगर NaOH ऐड कर देंगे तो NaOH जो है वो इस एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम एसिटेट बना देगा, तो उससे आपका जो बफर सॉल्यूशन है उसकी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, उसकी पीएच जो है वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट आपको पीएच फाइंड करनी है, तो आपने सिंपल आपको pKa दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपने हेंडरसन इक्वेशंस को यूज करना है, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। अब इसमें आपने बताया है सॉल्ट और एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर है, ठीक है, तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों की कंसंट्रेशन, ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा और log 1 0 आता है, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा 4.74। नेक्स्ट आपने सिंपली क्या करना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपने लिखना है और उससे आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी। स्टूडेंट्स इसमें आपने सिंपली एक रिएक्शन लिखना है सबसे पहले, ठीक है, और इसको आपने एस का है तो ये 3 टाइम्स है तो 3s हो जाएगा। फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन जो है इसमें सिंपली आप राइट हैंड साइड वाले लिखते हैं, ठीक है, लिखते बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह ही है, लेकिन इसमें जो है वो आप लेफ्ट साइड वाला जो है वो नहीं लिखते, ये नहीं लिखते, ठीक है, डिवीजन में। तो आपने सिंपली यहाँ पे ये वैल्यूज जो थी जो आपने यहाँ पर लिखी थी वो आपने पुट की और आपके पास 27s⁴ आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह लेड फ्लोराइड के लिए अगर आप करें तो इस तरह s होगा और ये 2 टाइम्स 2s, इस तरह KSP के एक्सप्रेशन में आपने सब्स्टिट्यूट किया तो 4s³ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने अच्छा स्टूडेंट्स नेक्स्ट में उसने पूछा हुआ है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और कंसंट्रेशन ऑफ A 1 मोल पर लीटर है, तो हम एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करेंगे, बल्कि यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है A goes to B, तो इसका जो रेट है स्टूडेंट्स वो KA के बराबर होगा और A की कंसंट्रेशन है 1 है, तो आप जब यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो K आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो कह रहा है कि एक रिएक्शन है जिसमें अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स के जो आपकी कंसंट्रेशन है उसके ऊपर पावर 2 है, यही वजह है कि जब आप वहां पर डबल करते हैं तो वो 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस में होता है कि पावर 2 हो, ठीक है। तो आपने एक जनरल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर किया, उसका रेट लिखा, जब उसमें आपने A को 2A पुट किया यानी डबल कर दिया, तो आपका जो नया रेट है रेट प्राइम वो 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 कॉमन कर लिया और बाकी जो एक्सप्रेशन था वो इसके बराबर था इनिशियल जो रेट था, ठीक है, तो इनका जो रिलेशन है वो 4 टाइम्स आ जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी स्टूडेंट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इनमें से जो है रेट लॉ में तो नहीं होती, ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और ना ही रिएक्शन ऑर्डर से, बल्कि अर्हेनियस इक्वेशन हमें एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एक रेट दिया हुआ है और उसने पूछा अगर B को हाफ कर दें आप, स्टूडेंट यहाँ पे जब B को B/2 हम पुट कर देंगे तो आपका सिंपली रेट जो है वो भी हाफ हो जाएगा, ठीक है, इनिशियल रेट के, यहाँ से 1/2 आप कॉमन कर लें और बाकी इनिशियल रेट इसमें बच जाता है। नेक्स्ट है कि इसमें कौन सा फैक्टर केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, तो कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया और कैटलिस्ट ये तीनों अफेक्ट करते हैं, ठीक है, ये अफेक्ट नहीं करता तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बिल्कुल इस तरह नेक्स्ट अगर हम देखें एक रिएक्शन दिया हुआ है और उसने बोला हुआ है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो B के इंडिपेंडेंट है। अब स्टूडेंट जो रेट ऑफ रिएक्शन है अगर इसके इंडिपेंडेंट है तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स के
हो सकता है ये रिएक्शन पॉसिबिलिटी है कि एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा हो, तो उस केस में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहा जाता है। तो इसका ये मतलब है स्टूडेंट कि जो बी है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में नहीं आ रहा, ठीक है, इसी वजह से वो रेट इक्वेशन में नहीं है। सही है, तो बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है कि आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने बताना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने बताना है कि ये जो है प्रोपोर्शनल टू ए और स्क्वायर ऑफ बी, ठीक है। तो आपने सिंपली इनके जो पावर्स हैं उनको ऐड कर देना है, तो 1 + 2 3 आपका आंसर आ जाएगा। सर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यूनिट्स ऑफ के उसने पूछा है स्टूडेंट्स कि ये यूनिट्स ऑफ के किस के लिए निकलते हैं। तो अगर हम सेकंड रिएक्शन की बात करें, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, इसका रेट हमने लिख दिया जर्नल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने के यूनिट्स फाइंड करने के लिए रेट को डिवाइड किया इससे। रेट के यूनिट्स आपको पता है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, और इस तरह कंसंट्रेशन के यूनिट्स मोल्स पर डीएम क्यूब। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो ये एक कट जाएगा और एक नीचे बच जाएगा और इधर 1/2 सिंपली बच जाएगा। अब ये कंसंट्रेशन के यूनिट्स होते हैं और इसको ऊपर ले जाए तो -1 पावर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा है स्टूडेंट्स। इसमें सिंपल ये है कि ये एक शॉर्ट लिव्ड हाई एनर्जी इंटरमीडिएट स्टेट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम आते हैं कि टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करता है एक्टिवेशन एनर्जी को स्टूडेंट्स। तो ये चीज अपने ज़हन में रखें, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। कैटलिस्ट जरूर इसको अफेक्ट करता है। जब आप कैटलिस्ट डालते हैं तो अगर ये आपकी एक कर्व है, ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो जब आप कैटलिस्ट डालते हैं ये थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर देता है कैटलिस्ट। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ता, सिंपली वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उन मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है, अमाउंट है, वो बढ़ जाती है, जो इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को जो है वो क्लाइम कर सकते हैं, ठीक है। तो इट डज नॉट अफेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करता, वो सिंपली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ा देता है जो इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास के यूवी रेडिएशन अगर एब्जॉर्ब करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। तो रेडिएशन से जो मेथड लिंक करता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड है, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन उसने पूछा है, तो ये सिंपली आप बुक में देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन बी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट का, पूछा है कि -3 किसमें है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें सिंपली आपको पता है हाइड्रोजन की +1 होती है और 3 है तो +3 हो जाएगा, और बैलेंस करने के लिए इधर -3, तो इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेरोक्साइड्स में, तो पेरोक्साइड स्टूडेंट्स आपके पास होता है O2 -2, और आपके पास हम कोई भी जर्नल ले लेते हैं, फिलहाल सोडियम ले लेते हैं, ठीक है। तो जब आप इसका केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो ये इधर आ जाएगा 2 और ये +1 इधर आ जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा Na2, ठीक है। ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा O2। अब इसका आपने सिंपली क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है। इसको 2 सोडियम और 2 ऑक्सीजन है इक्वल टू 0 पुट किया, सोडियम का +1 है और इसको सॉल्व करेंगे तो ऑक्सीजन का -1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक रिएक्शन दिया हुआ है और उसने पूछा है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है स्टूडेंट। तो इसमें जिंक को देखें, यहाँ पर 0 है और यहाँ पे सल्फेट -2 है, तो जिंक +2 हो जाएगा। स्टूडेंट +2 में 0 से +2 में जाने का मतलब है कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए, तो इलेक्ट्रॉन लॉस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो जिंक यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नाइट्रेट की पूछी हुई है उसने, ठीक है। तो आपने सिंपली सॉरी नाइट्राइट है, तो आपने इसको उसके चार्ज के इक्वल पुट करना है, एक नाइट्रोजन है 2 ऑक्सीजन है और चार्ज -1 है। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसमें ऑक्सीजन की -2 पुट करके तो नाइट्रोजन +3 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन की उसने एग्जांपल पूछी है स्टूडेंट, जहां पर आपका प्लस चार्ज में इंक्रीज आता है, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन होती है। तो फेरस जो है वो Fe2+ जो है वो आपका Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी ऑक्सीडेशन है, ए ऑप्शन, ठीक है। बाकी इसमें चार्ज डिक्रीज हो रहा है प्लस, तो ये रिडक्शन है, इस तरह ये भी रिडक्शन है। अच्छा नेल्सन सेल का वो पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट जो है वो बी है, क्योंकि स्टूडेंट्स एनोड की तरफ आपके क्लोराइड आयन जो है वो मूव करते हैं और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हम देखें कॉपर प्यूरिफिकेशन के लिए इम्प्योर कॉपर जो होता है वो आपका एनोड बनाया जाता है, ठीक है। ये सिंपली आप बुक से पढ़ सकते हैं। इस तरह सॉल्ट ब्रिज स्टूडेंट, क्योंकि आयंस को माइग्रेट वगैरह करने के लिए यूज होता है, तो जब सॉल्ट ब्रिज को रिमूव किया जाएगा तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो वोल्टेज है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला लेक्चर है वो आप देखें, उसमें भी मैंने डिस्क्राइब किया है कि आपके टॉप पे जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। वो खुद इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं लेकिन दूसरों को रिड्यूस बहुत जल्दी कर देते हैं, तो वो लिथियम सबसे टॉप पे होता है। नेक्स्ट आपने देखना है इनका रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करना है, तो मैंने आपको बताया था इनको सिंपली लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे लो Z है, फिर आपके पास X है और फिर Y है, आपने अरेंज किया इनको। अब स्टूडेंट्स इसमें जो है आपका टॉप पे जो है, मैंने बताया था कि टॉप वाले जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो
यही वाला जो ऑर्डर है वो रिड्यूसिंग इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, यानी जी सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उससे कम स्ट्रॉन्ग जो है एक्स होगा, फिर उससे कम जो है वाई होगा। ठीक है, तो जी ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन वाई, ये आपका जो है ऑर्डर होगा ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाते हैं, आपको जो है वो निकल की और आयरन की जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा स्टूडेंट? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस होगा, उसकी रिड्यूस होने की एबिलिटी ज्यादा है, तो इसमें निकल की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इस वजह से निकल जो है वो रिड्यूस होगा। तो इस केस में बी ऑप्शन जो है उसमें निकल रिड्यूस हो रहा है, +2 से 0 आ रहा है, मतलब +2 में -2 ऐड हुआ तो वो 0 हुआ है, तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और वो 0 पे आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो है रिएक्शन पॉसिबल होगा। इस तरह निकल रिड्यूस है इसके थोड़, ये भी ट्रू है, तो बी एंड सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास अगेन एक्स वाई जी है, उनकी रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है। स्टूडेंट सबसे पहले आपने सिंपली इसको अरेंज कर लेना है लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ, जेड एक्स वाई। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मैंने आपको उस लेक्चर में भी बताया था कि जो टॉप वाला होता है वो अपने से बॉटम वालों को रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जी एक्स और वाई को कर सकता है, एक्स वाई को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन y जो है वो इन दोनों को नहीं कर सकता। ठीक है, इस तरह x z को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है उसने बोला y कैन डिस्प्लेस x, तो y तो नीचे है तो x को नहीं कर सकता, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर कह रहा है y कैन डिस्प्लेस z, y z को भी नहीं कर सकता, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि z उसके ऊपर है। ठीक है, फिर z कैन डिस्प्लेस x, तो z तो दोनों को कर सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि z टॉप पे है तो z अपने से नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है उनके सोल्यूशन से। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पूछा हुआ है कि टॉप पे आपके क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमने पहले भी बताया था कि जो टॉप है वहां पर आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, और दूसरी एक और चीज होती है कि जो टॉप वाले एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन को इजीली लिबरेट करते हैं जब वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो बोथ बी एंड सी इसका आंसर हो जाएगा। अब सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपका जो एनोड है वो स्टूडेंट जिंक का बना होता है। ठीक है, इस तरह सेकेंडरी सेल वो होता है जो रिचार्जेबल होता है, तो इसमें जो है चारों ऑप्शंस में से जो आपका एल्कलाइन बैटरी है वो नॉन रिचार्जेबल है। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा है कि सल्फ्यूरिक एसिड किस में इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है स्टूडेंट? लेड एसिड बैटरी में ये यूज होता है। ठीक है, इसी तरह KOH जो है वो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास फ्यूल सेल में भी होता है और जो है आपके पास अल्कलाइन में भी होता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सही है, डी ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास पूछता है कि इसमें कौन सा सेल जो है वो स्पेसिफिक एस्ट्रोनट्स यूज करते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास फ्यूल सेल है, क्योंकि आपके पास जो फ्यूल सेल है वो वाटर प्रोड्यूस करता है जो कि एस्ट्रोनट्स ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जो सैटेलाइट्स को पावर वगैरह देने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो फ्यूल सेल जो है इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हम कंक्लूड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह।